हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करती हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो अकाउंटिंग बेसिकली आपका क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। तो जो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग बिजनेस के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन देगी, और इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हम करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स जो हम ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, इसी के साथ ही बैलेंस शीट हम बनाएंगे, और वहां से एक जो कंपनी रहेगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, जो भी एंटरप्राइज है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी कि भाई इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है कि उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। पेंडल अकाउंट से हमें क्या पता चलता है कि भाई इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब जो हम करते हैं, तो बेसिकली जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, या जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एसेट है, लाइबिलिटीज है, जो भी एक्सपेंसेस है, इनकम है, तो उनका जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो किस तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। जो एसेट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो डेप्रिसिएशन लगाने का हमारा क्या वे रहेगा। तो बेसिकली ये सब जो मैंने अभी आपको बताया है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, इनकम, एसेट्स, जो हमारी लाइबिलिटीज है, उनका ट्रीटमेंट करना, तो वो हमें कैसे करना है, तो वह हमें कौन बताता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात अगर मैं करती हूँ, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि भी कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस है जो एक अकाउंटेंट को फॉलो करने पड़ते हैं जब भी वह अकाउंटिंग करेगा। तो जब भी कोई भी अकाउंटेंट, पूरा यहाँ पे यूनिवर्सली हम बात करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अकाउंटेंट है, जब भी वह अकाउंटिंग करेगा, तो उसको क्या करना पड़ता है? कुछ रूल्स, रेगुलेशन, कुछ गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और उन्हीं रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस या फिर नॉर्म्स भी हम बोल सकते हैं, वे हमारे बेसिकली क्या कहलाते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये जो भी नॉर्म्स है, रूल्स है, ये हमारे जनरली एक्सेप्टेड और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन इनको फॉलो करेगी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करती हूँ, तो सभी इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो अभी हमारे डिफरेंट टाइप से अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, तो उन सभी की बात करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए फिर डायरेक्ट मैं आपको स्टार्ट करा देती हूँ। मैंने मीनिंग आपको बता दिया, थोड़ा सा फीचर्स की और बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे अगर मैं फीचर्स की बात करती हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल के, तो फीचर्स क्या है? ये हमारे मैन मेड है। ठीक है, मैन ह्यूमन बींग है, उन्होंने क्या किया है, इनको जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इनको बनाया। ये ऐसा नहीं है कि भी साइंस की तरह ये हमारे रूल्स या प्रिंसिपल नहीं है कि भी लेबोरेटरी के अंदर इन्हें हमारा जो भी वहाँ पे टेस्ट किया गया है और उसके बाद ये हमारे जनरेट हुए। नहीं, ये हमारे क्या, मैन मेड है। और इसी के साथ ही फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अगर हम चाहे तो चेंज लेके आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये रिजिड है, जैसे हमारे फिजिक्स के रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, वे हमारे एक तरह से रिजिड है। ठीक है, लेकिन ये हमारे ऐसे नहीं है। तो क्या बताया मैंने आपको? मैन मेड है, और इसी के साथ ये हमारे फ्लेक्सिबल है और जनरली एक्सेप्टेड है। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड, कि भाई जनरली ये सभी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी पड़ेंगी जब वह अपनी अकाउंटिंग करेगी या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करेंगे। तो जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बेसिकली हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। तो देखिए, हम अकाउंटिंग कंसेप्ट या फिर हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन हम बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी को, जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट है, जो हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन है, तो इन सभी को मिला के हम कई बार अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी बोल देते हैं। और इसी के साथ ही जो इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आएगा आपका GAAP, गैप। गैप मीन्स इसकी फुल फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लेना। गैप की फुल फॉर्म के पेपर के अंदर पूछी जाती है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, गैप की फुल फॉर्म है हमारी। तो देखिए, यहां पे अगर मैं बात करती हूं गैप की, तो गैप बेसिकली हमारा क्या है? ये हमारा जितने भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ठीक है, जितने भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, कंसेप्ट है, कन्वेंशन है, उन्हीं को बेसिकली उन सभी को मिला के हम क्या बोल सकते हैं? गैप। इसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा? जो भी हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी हम बोल देते हैं, या फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम बोल देते हैं। इसी के साथ ही हम कन्वेंशन भी बोल देते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन। इसी के साथ ही हम अजम्पशन भी हम बोलते हैं। तो ये सभी बेसिकली आपके क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि भाई ये यूनिवर्सली आपके एक्सेप्टेड है, हर एक अकाउंटेंट को इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको 1 बाय 1 ये प्रिंसिपल बता देती हूँ, ये हमारे कौन कौन से प्रिंसिपल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो सबसे जो फर्स्ट हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, हम करेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहो, या फिर इसको हम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या फिर इसको
सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी बोला जाता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर प्रिंसिपल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा सेपरेट से। तो ये बेसिकली जो आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है या फिर जो हमारा क्या है ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ये हमारा क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई बिजनेस इज कंसिडर्ड, बिजनेस को हम क्या कंसिडर करेंगे, सेपरेट कंसिडर करेंगे एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस क्या है, सेपरेट है एंड डिस्टिंक्ट अलग है किससे, फ्रॉम इट्स ओनर। यहाँ पे जो ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये कंसेप्ट हमारा बोलता है जो ओनर है, ओनर को ये कंसेप्ट क्या कंसीडर करता है, क्रेडिटर, कि भी ओनर तो हमारा क्या है, क्रेडिटर है किसका, बिजनेस का, ठीक है। बिजनेस क्रेडिटर है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल, भी जितनी उसने कैपिटल लगाई ना, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल, जितनी उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उस अमाउंट तक जो ओनर है वो क्या है, क्रेडिटर है, कि भी जो बिजनेस है उसने जो कैपिटल ली है ओनर से उसकी पेमेंट करनी है, इसलिए वो क्या है, क्रेडिटर है। तो बेसिकली जो कैपिटल है उसको ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट क्या ट्रीट करते हैं हम, कैपिटल को ट्रीट किया जाता है इंटरनल लाइबिलिटी, कि भाई ये इंटरनल लाइबिलिटी है, कहीं ना कहीं बिजनेस को ये जो लाइबिलिटी है, जो ये कैपिटल है, इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बोलता है बेसिकली कौन सा कंसेप्ट, आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेकंड है हमारा, नहीं इससे पहले मैं सुनिए एक बार, सेकंड हम पहले करते हैं गोइंग कंसर्न से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो देखिए नाम से आपको पता चल रहा होगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग मीन्स भाई चलते रहना, कंसर्न का मतलब यहाँ से किससे रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। कंसर्न का मतलब क्या, बिजनेस है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बेसिकली क्या बोलता है कि जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया है वो एक लंबे टाइम तक चलता रहेगा, उसका एंड नहीं होगा, ठीक है। कौन सा कंसेप्ट बोलता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमारे ये बोलता है। तो इसलिए इसके अंदर बेसिकली हमारा क्या रहेगा, जब भी हम कोई भी एसेट्स वगैरह परचेज करते हैं, ठीक है, हमने कोई भी एसेट्स अगर हमने परचेज की है, कोई भी हमने जो फिक्स्ड एसेट्स परचेज हम करते हैं तो उसको किस लिए हम परचेज करते हैं, ऐसा ये सोच के थोड़ी ना परचेज करते हैं कि भी कल हम इसको बेच देंगे, नहीं। जो हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज की है कि भाई उसको हम एक लंबे टाइम तक हम उसका यूज करेंगे, और इसी वजह से हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज की है कि भाई हमारा बिजनेस, हमने आज एक मशीनरी परचेज किया है तो हम ये जूम करके चलते कि भाई ये 5 साल तक चलेगी। हमने कोई बिल्डिंग परचेज किया है तो हम ये जूम करके चलते कि भाई 30-40 साल तक हम इसी बिल्डिंग में काम करेंगे। तो ये जो हमने अज्यूम किया है भाई 30-40 साल तक हम इसी में काम करेंगे, ये बेसिकली हमारे किसकी वजह से है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है। तो फिर इसके बाद हाँ, और इसी में आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पे बेसिकली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कई बार लोन लेगी, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो जो लोन लेते हैं, जैसे 10 साल के लिए हमने लोन ले लिया, 20 साल के लिए लोन ले लिया, और जो बैंक्स है उन्होंने भी हमें 10 साल के लिए या फिर 20 साल के लिए लोन दे दिया, तो वो सिर्फ इस कंसेप्ट की, क्योंकि वे भी बैंक वगैरह भी ये अज्यूम करके चलते हैं कि भाई 10-20 साल तक के बाद हमें जो पैसा है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से फिर जो हमारा बेसिकली जो कॉन्सेप्ट निकल के आया ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसी वजह से हम डिस्टिंक्शन करते हैं किसके बीच में, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये था आपका क्या, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो कि हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो देखिए कंसिस्टेंसी क्या बोलता है, नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा, ठीक है आपको ना। ये कॉन्सेप्ट है ना, जो ये प्रिंसिपल है, जो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहो या फिर इसको कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको रटना नहीं है, इनका जो नेम है ना उसी में इनका आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। तो नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। तो कंसिस्टेंसी क्या है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भाई जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक बार उसने जो भी मेथड्स अडॉप्ट कर लिया तो फिर उसको कोशिश करनी चाहिए कि कंसिस्टेंटली उसी मेथड को फॉलो किया जाए। जब भी वह अपने जो अकाउंटिंग करेगी, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी, तो आपको वही जो मेथड्स रहेंगे वही आपको क्या करने हैं, अडॉप्ट करने हैं, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपका, जो भी आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल ले लिया या जो भी आपका कोई भी मेथड है,
उसमें आपको क्या रखनी है, उसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करती हूँ, तो जो डेप्रिसिएशन है उसको चार्ज करने के वैसे तो काफ़ी सारे मेथड्स है, लेकिन यहाँ पे हम स्पेशली 2 मेथड्स की बात करते हैं। एक है हमारा SLM मीन्स स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक है हमारा WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई आपने अगर एक बार जो आपने मेथड अपना लिया डेप्रिसिएशन का, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि भाई उसी को हर साल उसी को फॉलो करें। क्यों? क्योंकि फिर हमें कंपेरेबिलिटी जब हम कंपेयर करेंगे ना, तो वहाँ पे इजी रहेगा हमारे लिए कंपेयर करना और इन्फॉर्मेशन निकालना। ठीक है, तो अगर हमने WDV मेथड हमने अडॉप्ट किया डेप्रिसिएशन का इस साल, तो अगले साल भी हमारा ही उससे अगले साल भी, उससे अगले साल भी। तो ये कंसेप्ट बोलता है कंसिस्टेंसी। हाँ, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, ऐसा भी नहीं है कि भाई हम जिंदगी में कभी भी भाई हमने जो एक मेथड अपना लिया उसको कभी भी चेंज हम नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। कुछ सर्कमस्टांसेज है जिसमें आप चेंज कर सकते हो। तो वहाँ पे बेसिकली आपकी कुछ कंडीशन है। क्या क्या है? एक कंडीशन तो ये है कि भाई अगर जो लो ने मना कर दिया कि भाई अब आपको WDV मेथड है वो डेप्रिसिएशन का नहीं लगाना, तो उस केस में हमें ऑटोमेटिकली भी फिर क्या होगा, फिर तो हमें ये जो मेथड है छोड़ना पड़ेगा। सेकंड, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अगर उसके अंदर मेंशन है, उन्होंने कुछ ऐसा रूल लेके आ गए कि भाई ये वाला मेथड अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं करेगी, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं हमारा जो मेथड रहेगा। और थर्ड हमारा क्या है, अगर हमें खुद ये लगे कि भाई अगर हम चेंज करेंगे जो मेथड्स हम अभी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमने मेथड्स अडॉप्ट कर रखा था, अगर इन फ्यूचर अगर हम इसको चेंज कर लेंगे, तो उससे जो हमारी बेटर रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 सर्कमस्टांसेस मैंने आपको बताई। अगर ये 3 सिचुएशन है तो उस केस में आप चेंज कर सकते हो। अदरवाइज ये कंसेप्ट हमारे यही बोलता है कि भी देयर शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, हमें ईयर टू ईयर जो भी मेथड्स हमने अडॉप्ट किया है उसमें हमें चेंज इसके अंदर नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम चेंज कर लेंगे तो फिर कंपेयर करने में डिफिकल्टी आएगी, कंपेयर करने में हमें क्या आएगी, डिफिकल्टी आएगी। तो ये बोलता कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड या फोर्थ है ये। ठीक है, बिजनेस एंटिटी मैंने आपको करवाया, गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी। तो ये आ गया अब हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट। तो फोर्थ कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो फोर्थ हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहो, अजम्पशन कहो, या फिर इसको आप प्रिंसिपल कहो। ठीक है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो देखिए बेसिकली ये अब हमने 2 बेसिस अगर आप लोगों ने किए होंगे, ठीक है, वैसे तो सबने कर रखा है। 2 बेसिस होते हैं हमारे जो ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करने के। एक तो होता है हमारा अक्रूवल बेसिस और एक होता है हमारा कैश बेसिस। तो यहाँ पे नाम में जाइए आप, कैश बेसिस का मतलब क्या है कि भाई उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे जो हमें, जिसके रिगार्डिंग हमने कैश में पेमेंट की है या फिर हमें कैश रिसीव हुआ। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है कि भाई आपको वहाँ पे ये नहीं देखना कि भाई आपने कैश में पेमेंट की है या फिर नहीं की है। ठीक है, कैश का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। जस्ट आपको ये देखना कि भाई हमारी जो ट्रांजेक्शन है ना, हमारी ट्रांजेक्शन हो चुकी है, तो जैसे ही हमारी ट्रांजेक्शन हुई तो तभी हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये कौन सा कंसेप्ट बोलता है, ये बोलता है एक्रूअल कंसेप्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बोलता है कि भी हमारी जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा कब, व्हेन इट इज अकर्ड। जैसे ही हमारी जो ट्रांजेक्शन है, जैसे ही हमारी ट्रांजेक्शन हुई, ठीक है, उसी टाइम हम क्या करेंगे, या जैसे ही हमारी जो सेटलमेंट है उसने व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस, तो तभी हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि भी इसमें हमें कैश मिला या नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 जनवरी को हमने 50,000 रुपये का माल सेल किया है। ठीक है, अब जो ये 50,000 रुपये का माल सेल किया है ये हमने क्रेडिट में सेल किया है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने क्रेडिट में सेल किया, तो जो डेटर था तो उसने कहा कि भाई मैं 2 महीने बाद, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, मैं आपको 1 मार्च को पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई हमें कैश तो कब मिलेगा, 1 मार्च को मिला है, लेकिन हमने एक्चुअल में जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो कब हुई है, 1 जनवरी को। तो जो हमारी रिकॉर्डिंग रहेगी वो हम 1 जनवरी को रिकॉर्ड करके दिखा देंगे कि हाँ भाई 1 जनवरी को हमारी 50,000 रुपये की सेल हुई है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई हमें जो कैश है वो मार्च में मिला या फिर जनवरी में मिला। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बेसिकली यही बोलता है। तो ये बेसिकली क्या बोलता है कि भी जो प्रॉफिट है उसको हम कब अर्न करना मानेंगे कि भी हमने प्रॉफिट कब अर्न किया है, जैसे ये हमारी सेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 5th कॉन्सेप्ट। तो देखिए 5th कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ, और इसी के साथ इसमें आपको क्या करना है, एक्सपेंसेस का भी हमारा सेम रहेगा
कि भी अगर हमने कोई भी एक्सपेंसेस किया है तो हम ये नहीं देखेंगे कि भी हमने वो आज उसकी आज पेमेंट की है या फिर कल की है। तो जिस अकाउंटिंग पीरियड का हमारा जो एक्सपेंसेस होगा उसको उसी में हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, उस टाइम हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। फिफ्थ हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो देखिए मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है, नाम से ही पता चल रहा है। मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस कराई थी तो वहां पे भी आपने एक जो सेकंड स्टेप था वो देखा था कि भाई हम उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम इन द टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल बेसिकली वही है जो वहाँ पे जो मैंने आपको सेकंड स्टेप बताया था अकाउंटिंग प्रोसेस का, कि ये प्रिंसिपल आपका क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्या बोलता है कि भाई हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम क्या कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू को हम मनी में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हम मेजर करेंगे। अदरवाइज जो हमारी क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन रहेगी जिसको हम मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते उसको हम इग्नोर करेंगे, ये कंसेप्ट बोलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कि भाई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास 1 लाख रुपए कैश है, ठीक है, और उसके पास 15 टन गुड्स है, ठीक है, और उसके पास से फिर 2 बिल्डिंग है, और उसके बाद से 5 मशीन है, ठीक है, या फिर 1 मशीन लगा लीजिए, 1 मशीन है। तो आप बताइए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, जो बिजनेस एंटरप्राइज रहेगी, उसके अंदर हम क्या इस तरह से रिकॉर्ड करके दिखाते हैं कि भाई हाँ 15 टन हमारे पास गुड्स है, 2 बिल्डिंग है, 1 मशीन नहीं ना। हम इन सभी को किस टर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको इनकी वैल्यू निकालेंगे मनी की टर्म में कि भाई टोटल यहाँ पे अगर मैं ये एसेट की बात करती हूँ कि हम ऐसे बताएंगे कि एक जो बिजनेस है उसके पास इतनी एसेट है, ठीक है, लेकिन हम कैसे बताते हैं कि भाई 1 लाख रुपए कैसे है, जो 15 टन गुड्स है वो मैं मान लेती हूँ कि भाई 50,000 का है, 2 बिल्डिंग है हमारी, ये हमारी 10 लाख की है, ठीक है, 1 मशीन है वह हमारी 5 लाख की है। तो टोटल यहाँ एसेट की बात करती हूँ तो जो बिजनेस है उसके पास है उसकी जो टोटल एसेट्स कितने की हुई, तो यहाँ पे 10 और 5 15 और 1 16, तो 16,50,000 की, ठीक है। तो ये इतने रुपए की उसके पास क्या है, एसेट्स है। ये किसकी वजह से है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की वजह से। नहीं तो हम इसको, अगर ये हमारा प्रिंसिपल नहीं होता मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, तो फिर हमें ये करने की जरूरत नहीं थी। हम इसको ऐसे भी दिखा देते, डायरेक्ट ऐसे बता देते कि भाई 1 मशीन है, 2 बिल्डिंग है, ठीक है, इतने सारी चेयर है, ये सब है, लेकिन हम कभी भी ऐसे रिकॉर्ड नहीं करते। इसको हम मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, मनी में कन्वर्ट करके वैल्यू निकाल के फिर हम मनी में हम दिखाएंगे। ये बोलता हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। मनी बेसिकली क्या, आपका एक कॉमन डिनोमिनेशन है जो डिनोमिनेट करता है, रिप्रेजेंट करता है किसी भी गुड्स की वैल्यू को, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट हम करेंगे 6th हमारा जो प्रिंसिपल रहेगा अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 6th प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या बोलता है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के अंदर आपका क्या है कि भाई आपका जो बिजनेस है, ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही एक कॉन्सेप्ट किया था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो उसमें हमने क्या बोला था कि जो बिजनेस है वो एक लंबे टाइम तक चलता रहेगा। हम ये अज्यूम करके चलते हैं, हम ऐसा नहीं सोच के चलते कि भाई आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो 1 साल बाद हमारा ये बिजनेस बंद हो जाएगा। होने को चाहे वह हमारा बिजनेस नेचुरली बंद हो जाए, लेकिन हम कभी भी, या जो बिजनेसमैन है वो कभी भी ये मान के नहीं चलता कि भाई 1 साल बाद उसका बंद हो जाएगा। तो वह यही अज्यूम करके चलता है कि भाई हमने आज बिजनेस स्टार्ट किया ना तो ये तो सदियों तक एक तरह से चलता ही रहेगा, हम ये अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल वह बिजनेस 100 साल तक चलेगा, ठीक है, तो क्या जो एक ओनर होगा, जो बिजनेसमैन होगा, क्या वह सीधा 100 साल के बाद चेक करेगा कि भाई उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, उसकी 100 साल बाद कितनी एसेट है, ठीक है, ऐसा तो वो नहीं करेगा ना। वो क्या चाहेगा, वह चाहेगा कि उसको भी बीच बीच में उसको ये भी पता चलता रहे कि भाई उसका बिजनेस है वो कैसा चल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन सबको देखते हुए एक तरह से जो लाइफ साइकिल है बिजनेस की, जो लाइफ साइकिल है किसकी, लाइफ साइकिल ऑफ बिजनेस, उसको ब्रोकन किया गया है इनटू, उसको हमने तोड़ दिया है इनटू स्मॉलर, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर स्मॉलर इंटरवल में हमने, ठीक है, हमने क्या कर दिया है उसको, जो लाइफ साइकिल है, जैसे अभी ये 100 साल है तो इसकी लाइफ को हमने कैसे ब्रेक कर दिया, 1-1 साल का हमने पीरियड बना लिया, ठीक है, कि भाई हम क्या करेंगे, हर 1-1 साल बाद चेक करेंगे कि भाई 1 साल में जो बिजनेस है उसको कितना प्रॉफिट हुआ है,
उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, फिर नेक्स्ट साल हम फिर ऐसे ही चेक करेंगे। तो जो ये हमने एक साल का जो टाइम पीरियड हमने निकाला ना, इसी को बोलते हैं हम अकाउंटिंग पीरियड। जनरली आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कितने साल का रहेगा, 1 ईयर्स या फिर हम बोल सकते हैं 12 मंथ्स का। और अगर मैं बात करती हूँ बिजनेस की, तो यहाँ पे जो आपका अकाउंटिंग पीरियड चलता है, ये चलता है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक जाएगा। ठीक है, जैसे अभी 2022 है, तो अभी का जो अकाउंटिंग पीरियड है वो क्या है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। तो भाई इस एक साल के अंदर हम चेक करेंगे हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है। तो ये हमारा क्या बोलता है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ठीक है, क्यों इसमें बेसिकली क्या हुआ, जो लाइफ है एक एंटरप्राइज की इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स। ठीक है, हमने ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स में हमने क्या कर दिया, जो लाइफ है उसको तोड़ दिया है, सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट अ रेगुलर इंटरवल, ताकि हम उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको एक रेगुलर इंटरवल पर क्या कर सके, मेजर कर सके। ठीक है, क्योंकि भाई जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भाई ऐसा तो हम नहीं करेंगे कि भी सीधा 100 साल बाद ही हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और तभी हम चेक करेंगे 100 साल बाद कि भाई हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो इस सब से बचने के लिए बेसिकली हम हर साल क्या करेंगे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है और ये देखती है कि भी उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, किस प्रोडक्ट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से हमें पैसा निकालना चाहिए। ठीक है, किस प्रोडक्ट में हमें पैसा नहीं लगाना है, तो वह सब वह हर साल चेक करती रहती है। तो ये था बेसिकली आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ठीक है, और इसी तरह से अगर टैक्स, जैसे टैक्स भी हम हर साल पेमेंट करते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि सीधा 100 साल बाद हम पेमेंट करेंगे। तो ये था बेसिकली आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो ये था आज की वीडियो में, टोटल आपके 6 प्रिंसिपल मैंने आपको कराए हैं, बाकी के बच्चे हुए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सभी के लिए हेल्पफुल है, जिसके अंदर भी आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल टॉपिक आएगा। और मोस्टली चाहे 11th क्लास का बच्चा है, बीकॉम का बच्चा है या फिर एमकॉम का बच्चा है, और इसी के साथ चाहे कोई केवीएस की तैयारी कर रहा है, एनवीएस की, DT+B की, या यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहा है, कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम है जिसमें कॉमर्स से आपके क्वेश्चन आते हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट रहेगा, तो सभी के अंदर आपका ये टॉपिक आएगा। तो ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी डाउट है उसके लिए आप कमेंट करना, और कोई भी आप लोगों का सुझाव है तो वह भी आप मुझे दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।